हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की जो विज्ञान है पूरे बुक से 80 से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं वो बताऊंगा। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो, आप बहुत कंजूस हो मुझे पता है, एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन देखो 1 वर्ड्स में, अगर आपको कहीं पे किसी में दिक्कत भी है ना तो भाई रट लो। 1 लाइनर है, आपको रट लेना है, ये बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। देखो क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन के कितने होते हैं, 2 अणु मिलके बनाते हैं ना, तो क्लोरीन का क्या बन जाएगा, क्लोराइड का क्या बन जाएगा, MCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MCl2। कार्बोनेट का CO3 है तो क्लोराइड का क्या बनेगा, MCl2 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड IUPAC नाम क्या है। जैसे ये प्रश्न रटने वाला है, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथेनल कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड साधारण नाम है, देखो यहाँ लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड, आपको दिमाग घुमाने के लिए दे देगा ऑप्शन में। फॉर्मेल्डिहाइड साधारण नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनल होता है। ठीक है, एक कार्बन होता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन, 1 OH और 7 हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, C3H7OH। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बात करें, निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा होगा। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक बड़ा होगा। ठीक है, किसका बड़ा है परमाणु क्रमांक, Rb का, तीनों की तुलना में, बाकी तीनों की तुलना में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है ये आपको बताना है। सोडियम का क्या होता है, Na पॉजिटिव, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है, 2 8 1, तो 1 पॉजिटिव। पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है, सॉरी, तो इन सब में जो ज्यादा है किसका हो जाएगा, पोटेशियम का सबसे ज्यादा होता है विद्युत धनी, पोटेशियम है। मैग्नीशियम का Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है, फ्लोरीन का नेगेटिव में है, ठीक है, तो पोटेशियम सबका सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है, देखो Mg का तो होता है 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का होता है 3 पॉजिटिव, ठीक है, Na का होता है 1 पॉजिटिव। अष्टक पूरे होने के बाद एक एक ज्यादा है। और सिलिकॉन कितना होता है, 4 ज्यादा है। तो सबसे कम किसका है, सोडियम का है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसका है, सोडियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। तो फ्लोरीन का होता है 9, 2 और 7, तो 2 और 7 है, यानी कि एक की इसके पास कमी है पूरे होने में, तो F नेगेटिव। ठीक है, अधिक ऋणात्मक कौन है, नियॉन 2 8 पूरे हैं, ऑर्गन का 18 होता है, 2 8 8, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक आपका फ्लोरीन हो जाएगा। मुद्रा धातु कौन सी होती है, तो जो कॉपर हमारा है ये एक मुद्रा धातु है। कॉपर धातु क्या होती है, एक मुद्रा धातु है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहे एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MO। ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MO। नेक्स्ट, एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम। ऐसे प्रश्नों को रट लो भाई। एसिटिल्डिहाइड का जो नाम होता है IUPAC वो होता है एथेनल। क्या होता है, एथेनल, C2H5OH। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, लगातार हर साल आ रहा है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ना कड़वा होता है, ना कसेला होता है, ना खट्टा होता है। अगर पानी शुद्ध है
तो उसका pH 7 होगा और उसका कोई टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो अल्कोहल नाम के बाद में क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। ठीक है, एथिल मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब एथ, अल्कोहल यानी कि बाद में ऑल जोड़ोगे तो एथेनॉल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन है? असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं? वो असंतृप्त होते हैं। इथेन सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं है। मीथेन सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं है। एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। एथिलीन, इन नाम में पता छुपा हुआ है, इन हो आइन हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये असंतृप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असंतृप्त है। अगला क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है? तो जब जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता है। तो जब देखा होगा जो फिल्टर वाला पानी लोगों के पास में आता है उसमें क्लोरीन की बदबू भी आती है। ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं, कमेंट में बताओ विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखते कमेंट सेक्शन में किसका आंसर सही आता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम कमेंट में बताना है आपको। कह रहे निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? तो अम्लीय लवण है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका एक अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है, सोडियम एसिडेट ये नहीं है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है ये। कह रहे निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के से हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु होती है ना, वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालती है। अगला क्वेश्चन है कह रहे यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक अंतः संक्रमण धातु है। क्या है? एक अंतः संक्रमण धातु है एक यूरेनियम। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथ, 2 कार्बन, ऑल यानी कि OH, तो ये हो जाएगा C2H5OH। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्षारीय धातु, क्षारीय धातु Na पॉजिटिव दे रहा है ना, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये क्षारीय धातु है सोडियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? Al2 तो हमारा क्या हो जाए? उभयधर्मी। Al2O3 हमारा क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, एग्जाम में आ जाता है। तो अम्लीय ऑक्साइड हमारा है P2O5। Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। कह रहे ऊर्जा की मुद्रा या सिक्का किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं। किसे कहते हैं? ATP। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। आहार नली सी के आकार की संरचना किसकी होती है? तो हमारी ग्रहणी की होती है। यहां से यहां इधर से आके इधर से ऐसे मुड़ जाता है। सी किसकी होती है? ग्रहणी की, पेट की है ना। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत, कोलन जिसे कहते हैं। ठीक है, किसका भाग होता है? बड़ी आंत का, कोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बोलते हैं ना तेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, बच्चों में है ना। तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है भैया? 20 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़नक दांतों की संख्या कितनी होती है? चबाते हैं ना, कितनी होती है? 6 होती है। चौड़नक दंतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कॉटिलेजी रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिग्लोटिस कहलाती है।
एक ग्रास नली पे जो लटकी हुई पत्ती के समान होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। आगे बढ़ो। कह रहे हैं यकृत क्या निकालता है? यकृत निकालता है पित्त रस। यकृत क्या निकालता है? पित्त रस का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं? तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को हम कहते हैं क्रमानुकंचन। क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है कहां से? जठर रस निकलता है आमाशय से। जठर रस कहां से निकलता है? आमाशय से निकलता है। ट्रिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन पर। ट्रिएप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ग्लाइकोजेनेसिस से। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। कह रहे मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। कितने होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, लसिका में नहीं पाया जाता। तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित कौन करता है? तो ये जल की बात हो रही है ना, जल का मतलब जाइलम करता है। और ठीक है, कौन करता है? जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए, और फ्लोएम खनिज लवणों के वहन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? तो सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। कह रहे हैं पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। देखो आजकल मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे भोजन मैंने पढ़ लिया ना माइंड में, तो माइंड पौधों और भो को साथ में मिला दे रहे हैं। पौधों मैंने बोल दिया, ऐसा मेरे साथ कई बार हो जा रहा है आजकल। और जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, तो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में पहले चलने लगती है, तो आगे का स्टेप पहले लिख देता हूँ, ये भी हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हमारा माइंड पहले ही रीड कर लेता है। जैसे ये भोजन मैंने पहले रीड कर लिया माइंड ने, तो पौधे बोलूंगा मेरे माइंड से भोजन पहले आ जा रहा है। ऐसा ये चीज मेरे साथ हो रहा है मैथ में भी, कैलकुलेशन दिमाग में पहले ही हो जाती है, तो 1-2 स्टेप का स्टेप पहले लिख दे रहा हूं मैं आजकल। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स में कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कह रहे पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में? फ्लोएम द्वारा, और जल का जाइलम द्वारा। कह रहे डिक्सन एवं जॉली संबंधित किस चीज से है? तो डिक्सन और जॉली संबंध है रसारोहण से। किससे? रसारोहण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो त्वचा लैंगिक लक्षण नहीं बता सकता। आप किसी की त्वचा देख के बता दोगे कि ये लड़का है या लड़की है? नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि किस रूप में रूपांतरित होती है? तो दुग्ध ग्रंथि होती है तेल ग्रंथि का रूपांतरित रूप। तेल ग्रंथि का जो रूपांतरित रूप है वो है दुग्ध ग्रंथि। नेक्स्ट कह रहे अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? तो वो करता है यकृत। ठीक है, यकृत करता है या वृक्क करता है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है, मूत्र हम बाहर त्याग देते, उत्सर्जन से संबंधित भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन संपुट किसका भाग है? तो वुमेन संपुट भाग होता है वृक्क नलिका का, किडनी का। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो वो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। ठीक है, नमी पूरा सोख लेता है तो वो पौधा मुरझा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का संवहन करना। जाइलम बोले तो जल।
कह रहे कोशिकीय प्रक्रिया में ऊर्जा का मुद्रा क्या होता है? एटीपी होता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूटता है क्या कहलाता है? तो अपचयी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयी अभिक्रिया कहलाती है। सरल में टूट रहा है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, हीम के कारण होता है रक्त का लाल रंग। आगे बढ़ेंगे, कह रहे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? आभासी और सीधा होता है। अनंत, देखो इस टाइप के जो भी प्रश्न है ना, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा ये आप जो टेबल मैंने बढ़ा रखी है, चैप्टर नंबर 9 जो मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको प्लीज डिटेल में देखिए। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, बड़े नंबर के प्रश्न बहुत ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना, पुरानी एनसीईआरटी बुक में तो वो 10वां चैप्टर था, नई एनसीईआरटी बुक में 9वां चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तल दर्पण बोला है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यानी कि यू हमें दे रखा है 20 और यू हमेशा माइनस में लेते हैं। हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वी निकालना है। दर्पण है तो हम दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, f का मान 20 है, v हमें निकालना है, और u का मान हमारे पास माइनस के 20 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1/20 और यहाँ आ गया 1/20, लॉस ऑफ आ जाएगा 20। जब नीचे सेम होता ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, तो ये आ गया 2/20। काटोगे 2 1 कम 2, 2 दाई 20, तिरछे गुणा करोगे v 1 कम v और 10 1 कम 10, प्लस में आया है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच जिसका वर्धन 1.5 है, प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखो आपको पता है n बराबर क्या होता है? c/v होता है। c हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है और v हमारा माध्यम की चाल होती है। तो हमें माध्यम की चाल निकालनी है, यह अवर्धनांक गुणे में जाके भट्टी में आ जाएगा। c हमें दे रखा है 3 × 10⁸ और अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.5, तो 1.5 दूनी 2, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो जो f होता है ना वो r/2 होता है, यानी कि r बराबर हो जाता है वो 2f हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कह रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कब? सघन से विरल में जाने पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि आपतन कोण तथा अवर्धन कोण, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे लेंस को पढ़ने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? अवतल। एक 5 सेंटीमीटर वाला है और एक 50 वाला है, तो हम किसको वरीयता देंगे? 50 को देंगे। कह रहे हैं किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो हमें रखना चाहिए फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। कह
कह रहे निम्न में दिए गए माध्यमिक प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होगी? तो जिस प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी जल में। किसमें? जल में। जल में होगी? नहीं नहीं नहीं, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा ना उसमें सबसे कम होगा। तो सबसे अपवर्तनांक अधिक है हीरा, हीरा सही होगा, हीरे में कम होगी। ठीक है, जल में ज्यादा होगी, कांच में तो उससे थोड़ी कम होगी। कह रहे किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होता है? तो उसको रखना होता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र C और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। ये टेबल आपको याद होगी, ये सब मैंने बढ़ा रखा है। कह रहे सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? तो दूर बिंदु होता है अनंत। हम सूरज चंद्रमा सब देख पा रहे हैं, तो दूर बिंदु अनंत पे होता है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, आराम से बन जाएगा। कह रहे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित कहाँ पे होता है? तो अनंत से कम दूरी पर होता है। ठीक है, निकट बिंदु अनंत से कम दूरी पर खिसक जाता है उनका। कह रहे दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है भाई। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। चश्मा लगाते हैं फिर जाके रेटिना पे बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कहाँ होगा? बैनी आ पीना ला, ला लास्ट में लाल रंग का, तो लाल रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। अधिकतम किसका होता है? बैनी आ पीना ला, बैगनी का सबसे ज्यादा होता है, लाल का सबसे कम होता है, तो बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? निकट है तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और इसी वजह से हमें काला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो प्रकाश का वेग खुले जगह पे ज्यादा होगा, निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। वायु में भी नहीं बोल सकते क्योंकि वायु में बहुत से गैस वैस होती है ना, इसीलिए हमने निर्वात सही चुनना है। कांच का अपवर्तन अधिकतम कहां पे होगा? किसके लिए होगा? तो कांच का अपवर्तन सबसे होता है बैगनी रंग के लिए। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। वोल्ट विभवान धारा का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका होता है? आवेश का। आवेश का मात्रक, ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई बट्टे टी। तो आवेश के मात्रक को हम कूलाम कहते हैं। तो एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। सही लिखा है ना? क्यू बराबर आई बट्टे टी, आई टी होता है। आई टी होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, इतनी होती है, रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। विद्युत धारा क्या दे रखी है? 2 एम्पियर और समय क्या दे रखा है? 2 सेकंड। तो 2 दूनी 4 कूलाम हो जाएगी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आंसर आ जाएगा 4 कूलाम। यहां पर मैंने गलती से क्यू बट्टा क्यू आई टी लिखाई है, नहीं है, ठीक है ना? क्यू बराबर होता है आई गुणा टी। कह रहे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, जिसको हम लिखते हैं इस चिन्ह से। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? 10 की घात -6 ओम होता है। 1 माइक्रो ओम का मान 10 की घात -6 ओम होता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 20 बोल रहा हूं,
80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।